हाँ देखिए, आपको बर्नौली की प्रमेय बता दी गई थी। बर्नौली की थ्योरम या बर्नौली की प्रमेय आप उसको एक बार दो बार रिपीट करके, है ना, लिख करके रिपीट कर लीजिएगा तो याद हो जाएगा। आज आपको बर्नौली की प्रमेय के उपयोग बताने हैं। ठीक है, बर्नौली की प्रमेय का उपयोग, बर्नौली प्रमेय का उपयोग। ठीक है, बाकी उपयोग तो ऐसे ही बता देना है। एक उपयोग जो पहला आपका है वेंचुरी मीटर, उसको उसमें एक सूत्र है वो निकालना है। ठीक है ना, वेंचुरी मीटर पहला जो इसका उपयोग है क्या है, वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर वेंचुरी मीटर है क्या? देखिए, पहले आपको बता दूं कि बर्नौली प्रमेय एक बार रिकॉल कर लीजिए। यदि कोई असंपीड्य और आश्यान द्रव, यदि कोई असंपीड्य और आश्यान द्रव किसी असमान परिच्छेद की नली में धारा रेखी प्रवाह में प्रवाहित होता है, ठीक है, तो नली के प्रत्येक बिंदु पर प्रति एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और दाब ऊर्जा, तीन ऊर्जाएं हैं। कौन कौन सी? दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग नियतांक होता है। प्रति एकांक आयतन की दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग नियत होता है। ये जो है आपका क्या है, ये बर्नौली की प्रमेय है। ठीक है, दाब ऊर्जा को अगर हम कहें तो पी से दिखाते हैं, प्लस गतिज ऊर्जा को कहेंगे तो हाफ रो वी स्क्वायर से दिखाएंगे, और अगर स्थितिज ऊर्जा की बात करें तो रो जी एच, ये प्रति एकांक आयतन के तभी रो लगा हुआ है, रो जी एच इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कांस्टेंट। यहां पर हमने बताया था आपको कि अगर कोई क्षैतिज नली हो जाए, क्षैतिज नली का मतलब क्या हुआ कि कोई नली हो, उस नली के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, जैसे एक नली ये है आपकी, नली आपकी यही है, नली का एक सिरा यहां पे है, इसका मध्य बिंदु ले लीजिए, और दूसरा सिरा यहां पर है, इसका मध्य बिंदु ले लीजिए, दोनों को मिलाने वाली रेखा, ठीक है, अगर पृथ्वी के तल के समांतर है तो हम कहते हैं कि वो क्षैतिज नली है। और अगर क्षैतिज नली होती है तब उस समय जो ये आपका है स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा में केवल एच जो है वो अंतर है, तो अगर नली का एक सिरा ऊपर है दूसरा नीचे है, तब तो एच में अंतर आ जाएगा, स्थितिज ऊर्जा कम ज्यादा हो जाएगी, है ना। जैसे एक नली आपकी मान लीजिए यहाँ पे है और ऐसे आप नली को नीचे कर दिया है, तो यहाँ पर ऊंचाई ज्यादा हो गई, तो यहाँ जो स्थितिज ऊर्जा होगी ज्यादा हो जाएगी और यहाँ पे कम। लेकिन अगर एक समान नली हो जाए, क्षैतिज हो जाए, तो ऊंचाई बराबर रहेगी। ऊंचाई बराबर रहेगी इसका मतलब कि जो स्थितिज ऊर्जा है वो हर जगह एक बराबर रहेगी, तो ये टर्म खत्म हो जाएगा। अगर एक समान क्षैतिज नली पूछी जाए आपसे, तब बर्नौली की प्रमेय में ये टर्म खत्म हो जाएगा। क्या होगा? P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। तब हम कह सकते हैं कि नली के प्रत्येक बिंदु पर प्रति एकांक आयतन की दाब ऊर्जा, नली के प्रत्येक बिंदु पर प्रति एकांक आयतन की दाब ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, तब हम स्थितिज ऊर्जा को छोड़ देंगे, दाब ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का जो योग होता है वह नियतांक होता है। ठीक है ना, ये जो है बर्नौली की प्रमेय है। इसी के उपयोग में जो पहला उपयोग हमारा है वह वेंचुरी मीटर है। वेंचुरी मीटर है क्या? वास्तव में यह एक ऐसी डिवाइस है, छोटी सी, है ना, वास्तव में यह एक ऐसी डिवाइस है जिसके द्वारा किसी नली में बहने वाले द्रव का वेग ज्ञात कर लेते हैं और नली में द्रव के प्रवाह की दर ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, नली में बहने वाले द्रव का वेग अलग चीज है और नली में प्रवाह की दर अलग चीज है। जब नली में प्रवाह की दर कहा जाए तो जान जाइए कि प्रति सेकंड नली से होकर बहने वाले द्रव का आयतन कहा जा रहा है। जैसे 5 लीटर द्रव जो है प्रति सेकंड नली में से बह रहा है, तो नली के प्रवाह की दर हो जाएगी
5 लीटर प्रति सेकंड, और जल का वेग तो अलग चीज हो गई। तो हम क्या कर सकते हैं कि वेंचुरीमीटर की सहायता से नली में बहने वाले द्रव का वेग भी ज्ञात कर सकते हैं, और वेग ज्ञात हो जाएगा तो नली में बहने वाले द्रव के प्रवाह की दर, द्रव प्रवाह की दर भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। ये आपका है वेंचुरीमीटर, ठीक है। इसमें कुछ स्थान पर नली की मोटाई ज्यादा रहती है और कुछ स्थान पर नली की मोटाई कम रहती है। ध्यान दे रहे हैं इस चीज को, देखिए ये इस तरह से नली का, ये नली आपकी है, यहां पर नली की चौड़ाई ज्यादा रहेगी, यहां पर कम हो जाएगी, कम होते होते फिर बढ़नी शुरू हो जाएगी, मतलब असमान परिच्छेद नली है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अभी यहां पर छिद्र करना है, पहले इसको हम बता दें आपको। तो इस नली में द्रव भरा हुआ है ऐसे, समझ रहे बात को, क्लियर हो गया। अगर आपसे द्रव का वेग पूछा जाए कि द्रव का वेग कहां ज्यादा होगा कहां कम होगा, तो आप क्या कहेंगे, द्रव का वेग यहां ज्यादा होगा कि यहां ज्यादा होगा। जहां पर नली की मोटाई या नली का व्यास कह लीजिए कम रहेगा, वहां पर द्रव का वेग ज्यादा रहेगा। मतलब नली का जो क्षेत्रफल है, नली के वृत्तीय सिरे का क्षेत्रफल जहां पर कम रहेगा वहां पर द्रव का वेग ज्यादा रहेगा, और जहां पर ज्यादा रहेगा वहां पर कम हो जाएगा। जैसे यहां पर नली सकरी आपकी है तो यहां पर द्रव का वेग ज्यादा रहेगा, और यहां पर नली चौड़ी है तो यहां पर द्रव का वेग कम रहेगा। मान लीजिए इस जगह पर जो क्षेत्रफल है, नली के वृत्तीय सिरे का जो क्षेत्रफल है क्या है, A1 है। नली के वृत्तीय सिरे का क्षेत्रफल A1 है, और यहां पर जो द्रव का वेग है वो V1 है। ध्यान समझिएगा कोई हर चीज। नली का के प्रति एकांक, नली के सिरे का जो क्षेत्रफल है वह A1 है, और द्रव का जो वेग क्या है वो V1 है। यहां पर क्या है, नली का जो क्षेत्रफल है वो A2 है, नली का क्षेत्रफल क्या है, A2 है, और द्रव का वेग क्या है, V2 है। द्रव का वेग क्या है, V2 है। ठीक है, अब वेग अगर यहां पर ज्यादा है, कहां ज्यादा, यहां वेग ज्यादा होगा। वेग अगर यहां पर ज्यादा है, अच्छा ये नली कैसी है, ये क्षैतिज नली, देखिए ये पृथ्वी का तल मान लीजिए है, ये पृथ्वी तल है। अगर कहीं पर पाइप में पानी बह रहा है और उसके भीतर इसको आप लगा देंगे, ठीक है, तो क्या होगा, देखो यहां पर ये सिरा, इस सिरे का बिंदु यहां पर है, मध्य बिंदु, यहां मध्य बिंदु यहां पर है, तो ऐसे जब आप इसको मिला देंगे तो देखिए ऊंचाई हर जगह बराबर नहीं बराबर है। ठीक है, तो कहने का मतलब इस नली को हम क्षैतिज नली मान सकते हैं, क्योंकि नली के प्रत्येक सिरे की जो ऊंचाई है वो मध्य बिंदु की ऊंचाई वो जमीन की तरफ से बराबर है। तो ये कौन सी नली हो गई, क्षैतिज नली हो गई। तो इसके इसमें जो है ये ऊर्जा खत्म हो गई। ठीक है, कौन सी ऊर्जा बची इसमें, दाब ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, दाब ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग नियतांक है। अगर दो राशियों का योग नियत है, इसका मतलब यह हुआ कि अगर पहली राशि का मान बढ़ेगा तो दूसरी का मान घट जाएगा। जैसे कहा जाए दो राशियों का योग 15 है, तो अगर एक राशि को हम 10 मानेंगे दूसरी 5 मानना पड़ेगा। अगर एक को 8 मानेंगे दूसरी 7 मानना पड़ेगा। एक को 13 मान लेंगे दूसरी को 2 मानना पड़ेगा। कहने का मतलब एक को ज्यादा मानेंगे तो दूसरे को कम मानना पड़ेगा, और पहले को कम मानेंगे दूसरे को ज्यादा मानना पड़ेगा। ठीक है ना, तो कहने का मतलब यहां पर अगर दाब ऊर्जा का मान कम होगा तो गतिज ऊर्जा का मान ज्यादा होगा। हर बिंदु पर अगर दाब ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग नियत है तो दाब ऊर्जा का मान ज्यादा होगा तो गतिज ऊर्जा का मान कम होगा, और गतिज ऊर्जा का मान कम होगा तो दाब ऊर्जा का मान ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहां पर क्योंकि वेग ज्यादा है, ध्यान दीजिएगा, वेग ज्यादा यहाँ पे है, इसलिए इस स्थान पर गतिज ऊर्जा का मान ज्यादा होगा, और गतिज ऊर्जा का मान ज्यादा होगा तो दाब ऊर्जा का मान कम हो जाएगा। तो इस स्थान पर दाब ऊर्जा का मान कम है, और यहाँ क्योंकि वेग कम है, तो वेग कम है तो जो गतिज ऊर्जा है उसका मान भी कम होगा, और गतिज ऊर्जा का मान कम होगा तो दाब ऊर्जा का मान अधिक होगा। इसलिए अगर यहाँ पर हम ऐसे छिद्र करके एक पाइप लगा दें, ऊर्ध्वाधर पाइप, यहां भी और यहां भी ऐसे लगा दिया हमने, तो क्या होगा, तो द्रव जो है वह दोनों नलियों में चढ़ेगा, चढ़ जाएगा दोनों नलियों में, लेकिन दोनों नली में द्रव जो है वह एक समान ऊंचाई तक नहीं चढ़ेगा।
क्योंकि अगर दोनों जगह पर प्रेशर बराबर होता तो फार्मूला क्या होता है द्रव दाब का, P इक्वल टू एच रो जी, यही तो होता है। P इक्वल टू क्या होता है, एच रो जी। तो रो और जी तो कांस्टेंट होते हैं, द्रव घनत्व तो बराबर दोनों के लिए, वही द्रव दोनों में जा रहा है, जी बराबर है। तो अगर द्रव दाब में अंतर है इसका मतलब ऊंचाइयों में अंतर होगा। अगर यहाँ और यहाँ के दाब में डिफरेंस है इसका मतलब इस जगह पर चढ़े द्रव की ऊंचाई और यहाँ द्रव की ऊंचाई में डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर द्रव की जो ऊंचाई है अगर h1 है, चढ़े द्रव की ऊंचाई यहाँ पर क्या है h1 है, और यहाँ पर चढ़े द्रव की ऊंचाई क्या है h2 है, तो क्या होगा दोनों में डिफरेंस h होगा। क्या होगा दोनों में h। कहने का मतलब दोनों नलियों में चढ़े द्रव की ऊंचाई में अंतर होगा और वो अंतर कितना होगा, h होगा। यहां तक क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं आता। इसी छोटे से यंत्र को है ना, क्या है इसमें एक नली है ऐसे सॉरी असमान व्यास की नली है, इसमें दो पाइप लगी हुई है ऐसे, इसको किसी बहते हुए द्रव मतलब पाइप में जिसमें द्रव बह रहा हो उसी में डाल दीजिए तो आपको द्रव का वेग निकाल सकते हैं। अभी सूत्र आ जाएगा, उस सूत्र में रख करके सब चीज आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए यह तो क्लियर हो गया। तो एक वेंचुरी मीटर जो है एक ऐसी छोटी सी डिवाइस होती है जिससे किसी बहते हुए द्रव का वेग और द्रव प्रवाह की दर ये दोनों चीजें ज्ञात की जाती हैं। ठीक है, चलिए अब यहां पर द्रव के प्रवाह का जो अविरतता का सिद्धांत है आप जानते होंगे। द्रव के प्रवाह का अविरतता का सिद्धांत, अविरतता का सिद्धांत पता है ना, क्या होता है A1 इंटू V1 इज इक्वल टू A2 इंटू V2, ये पढ़ाया गया आपको। मतलब अगर किसी नली में द्रव बह रहा है तो किसी बिंदु पर नली के क्षेत्रफल और द्रव के वेग का गुणनफल बराबर होता है। क्या होगा A1 गुणे V1, क्षेत्रफल यहाँ पर A1 है और V1 क्या है, वेग है वहां उस स्थान पर द्रव का वेग, तो A1 गुणे V1 का मान जो होगा वह A2 गुणे V2 के बराबर होगा। A1 इंटू V1 इक्वल टू A2 इंटू V2, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, तो क्या होगा A1 अपान A2 डिवाइड कर दिया इज इक्वल टू क्या होगा V2 अपान V1, ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। देख लीजिए, कोई समस्या बताइए। A1 अपान A2 इज इक्वल टू V2 अपान V1, ये आप यहां तक समझ गए। ये कहां से आया है, द्रवों के अविरतता के सिद्धांत के अनुसार आया हुआ है। ठीक है, अब आ जाइए आप जरा यहां लगाइए बर्नौली की प्रमेय। बर्नौली की प्रमेय जो है P प्लस हाफ रो V स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। अब रो जी एच नहीं लगाए ना, क्योंकि यहां पर क्षैतिज नली हो गई तो रो जी एच का जो टर्म है वो खत्म हो जाएगा। तो क्या आएगा P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर बराबर P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। यह जो है दाब ऊर्जा है और गतिज ऊर्जा है कहां पर, पहले बिंदु पर, और ये जो दाब ऊर्जा है गतिज ऊर्जा है दूसरे वाले बिंदु पर। बर्नौली की प्रमेय के अनुसार नली के प्रत्येक बिंदु पर प्रति एकांक आयतन की दाब ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग नियतांक होता है, इसलिए पहले स्थान पर इन दोनों का योग और दूसरे स्थान पर इन दोनों का योग सेम होगा। अब क्या करेंगे, इसको पक्षांतर कर लो इधर की तरफ, तो P1 माइनस P2 पक्षांतर कर लिया, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा 1/2 रो कॉमन हो जाएगा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ध्यान से P1 P2 इधर आया, P1 माइनस P2 हो गया, इसको पक्षांतर किया आपने तो हाफ रो V2 स्क्वायर, पक्षांतर करोगे तो हाफ रो V1 स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है यहां तक, या अच्छा P1 क्या है, ये दाब ऊर्जा है पहले बिंदु पर, P2 क्या है, ये दाब ऊर्जा है दूसरे वाले बिंदु पर। ठीक है, दोनों का डिफरेंस है, तो P1 का मान क्या होगा, H1 H रो जी होता है, तो P1 इक्वल टू क्या होगा H1 रो जी, क्या होगा ये H1 रो जी माइनस P2 इक्वल टू क्या होगा H2 रो जी बराबर 1/2 रो। यहां पर आप क्या कीजिए V1 स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, V1 स्क्वायर को कॉमन ले लिया हमने, तो क्या मिलेगा यहाँ पे V2 स्क्वायर अपान V1 स्क्वायर माइनस 1, V2 स्क्वायर
v1 स्क्वायर बटे में हो जाएगा v2 स्क्वायर अपान v1 स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। क्लियर, यहां तक हो गया। अच्छा, रो हर जगह से कॉमन जगह कट जाएगा, हर जगह है रो कैंसिल हो गया। अब यहां पर g आपका कॉमन निकलेगा, h1 माइनस h2 ब्रैकेट में होगा, और h1 माइनस h2 का मान क्या है, h है। देखो h1 यहां से लेकर यहां तक ऊंचाई है, h2 यहां से यहां तक ऊंचाई है। आप घटाएंगे जब तो h1 माइनस h2 का मान क्या होगा, h हो जाएगा, h इंटू जी। तो h इंटू जी बराबर हो जाएगा, क्या होगा यहाँ पे 1/2 v1 स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे v2 अपान v1, ये v2 का स्क्वायर है, ये v1 का स्क्वायर, मतलब v2 अपान v1 का होल स्क्वायर है। तो v2 बटे v1 का मान यहां से अगर रख दो समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से v2 अपान v1 का मान आप क्या रखेंगे, a1 अपान a2 रख दीजिए। तो हो जाएगा v2 अपान v1 की वैल्यू क्या है, a1 अपान a2, तो हो जाएगा a1 स्क्वायर अपान a2 स्क्वायर माइनस 1। ऐसे देख लीजिए, कोई समस्या तो नहीं। दो को यहां गुणा कर दीजिए, जो ये आपका GH है वो 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2GH हो जाएगा। क्या होगा 2GH इज इक्वल टू, यहां आ जाइए, ये होगा v1 स्क्वायर ब्रैकेट में, यहां देखो तिरछा गुणा कर दीजिए, तो a1 स्क्वायर होगा ये माइनस a2 स्क्वायर, a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर अपान a2 स्क्वायर। ठीक है यहां तक। चलिए अब थोड़ा सा मिटा दूं, यहां पर थोड़ा सा मिटा दे रहा हूं ऊपर से। चलिए आप समझ गए यहां तक इसको। अब आपको अगर v1 निकालना है द्रव का वेग, तो क्या होगा, इसको ऊपर पक्षांतर कर दीजिए, इस तरह हो जाएगा v1 स्क्वायर बराबर क्या होगा 2GH, ये आपका है ही है, 2GH यहाँ पे है ही है। a2 स्क्वायर चला जाएगा ऊपर, तो a2 स्क्वायर हो गया ऊपर चला गया, अपान नीचे क्या होगा a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर। हो गया इतना, v1 स्क्वायर की वैल्यू निकालिए, तिरछा गुणा कर दिया, हो गया। तो v1 की वैल्यू क्या होगी, इसका वर्गमूल ले लीजिए, तो a2 स्क्वायर का वर्गमूल क्या हो जाएगा, a2 हो जाएगा। a2 स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा, a2 हो जाएगा। बाकी 2GH आपका है और इतना है यहाँ पे, तो हो जाएगा ये कर्डिंग लगा दीजिए, 2GH अपान a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर। ये जो है आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, कि द्रव का वेग हो गया v1 इक्वल टू, पहले वाले स्थान पर द्रव का वेग निकालना है तो a2 रखिएगा, दूसरे वाली जगह पर निकालना होगा a1, मतलब यहां वेग निकालना है तो ये वाला क्षेत्रफल, और यहां वेग निकालना है तो ये वाला क्षेत्रफल। तो v1 निकालना है तो a2 रखा जाएगा, और कर्डी में 2GH हमेशा रहेगा, और ये चीज हमेशा, ये सब चीजें सेम रहेंगी। अगर पहली जगह पर वेग निकालना होगा तो a2 रख देंगे, दूसरी जगह निकालना होगा तो a1 रख देंगे। ठीक है, तो v1 इक्वल टू क्या होगा, a2 अंडर रूट 2GH अपान a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर। अगर v2 निकालना है तो वेरी सिंपल, अभी आया था ना यहाँ पे क्या, a1 अपान a2 इज इक्वल टू v2 अपान v1, ऐसे था। क्लियर बात हुई। तो क्या होगा, v2 आपको निकालना है तो क्या a1 इंटू अपान a2 इंटू v1 हो जाएगा। v1 का मान यहां रखोगे तो a2 कटेगा, ऊपर वही a1 आ जाएगा जो आपको हमने पहले बताया। तो v2 इक्वल टू हो जाएगा a1 कर्डी में इतना पूरा मान रहेगा, तो वेग आप निकाल लेंगे आराम से। ठीक है, इसमें क्या करना है, केवल आपको नली का क्षेत्रफल चाहिए, तो नली जो आपकी है इसका व्यास नाप लीजिए, व्यास नाप करके आधा कर दो, त्रिज्या आ जाएगी, त्रिज्या आ जाएगी तो पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल निकाल लीजिए, काम खत्म हो गया आपका। चाहे आप नली की इसकी परिधि निकाल लीजिए, परिधि, इसकी परिधि निकाल लीजिए, 2 पाई आर परिधि होती है, तो 2 पाई आर इक्वल टू जो परिधि आएगा वो हो जाएगा, और आर की वैल्यू वहां से निकाल लीजिए, त्रिज्या निकल जाएगी तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। और यही दोनों जगह का क्षेत्रफल अगर मिल जाता है तो ये क्षेत्रफल रख दीजिए, जी की वैल्यू 9.8 होती ही है, क्षेत्रफल a2 यहां रख दीजिए। h मतलब नली आपके पास जो द्रव चढ़ा रहेगा उस पर निशान बने रहते हैं, कितना सेंटीमीटर ये चढ़ा है, कितना ये चढ़ा हुआ है, घटा लीजिएगा उसको, h हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप नली में बहने वाले द्रव के
द्रव प्रवाह का वेग ज्ञात कर सकते हैं। और द्रव प्रवाह की दर कहा जाए, ध्यान दीजिएगा, दर जब कहा जाएगा द्रव प्रवाह की दर, तो आपको प्रति सेकंड बहने वाले द्रव का आयतन निकालना है। तो आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब जैसे यहां पूछा जाए आपसे कि बताइए प्रति सेकंड बहने वाले द्रव का आयतन क्या होगा, तो नली का क्षेत्रफल हो गया A1, समझिए बात को, अरे पाई आर स्क्वायर वही तो क्षेत्रफल होता है, ये हो गया क्षेत्रफल A1। और 1 सेकंड में कितनी दूर द्रव जाएगा, V1 दूर जाएगा, V1 दूर, वेग, ये V1 दूर जाएगा। अरे वेग जो है प्रति सेकंड चली गई दूरी को या विस्थापन को ही तो वेग कहते हैं, और हम 1 सेकंड की बात कर रहे हैं, तो 1 सेकंड में चली गई दूरी अर्थात लंबाई पूछी जाए तो वेग रख देंगे आप, तो A1 गुणे V1 कर देंगे, तो यही तो जो है द्रव प्रवाह की दर हो गई, आयतन हो गया। तो A1 गुणे V1 कर दीजिए, चाहे तो A2 गुणे V2 कर दीजिए, दोनों सेम होंगे। अरे द्रवों के अविरतता के सिद्धांत के अनुसार ये दोनों तो बराबर होंगे। तो A1 गुणे V1 या A2 गुणे V2 दोनों एक चीज है। A1 गुणे V1 या A2 गुणे V2 ही नली में प्रति सेकंड प्रवाहित द्रव का आयतन है, जिसको हम द्रव प्रवाह की दर कहते हैं। तो कैसे निकलेगा ये, देखो A1 गुणे V1 हमको चाहिए, V1 तो पता है ना, V1 तो इतना ही है, इसी में A1 से मल्टीप्लाई कर दो, इतना तो ऑलरेडी आपका है, A1 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने तो हो गया A1 A2, जो केवल A2 था वो हो गया A1 A2 और अंडर रूट 2GH अपान A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, यही जो है नली में बहने वाले द्रव का आयतन हो गया या द्रव प्रवाह की दर हो गई। ठीक है, तो दोनों फार्मूले आप इसको याद कर लीजिएगा, न्यूमेरिकल भी आपको इसमें मिलेगा, आप लगा लीजिएगा न्यूमेरिकल। ठीक है, फिर जैसा बताइएगा, अभी कल जो है एक दिन और चलेगा तब ये चैप्टर खत्म हो पाएगा। इसमें कुछ उपयोग और हैं, वो ऐसे न्यूमेरिकली सिद्ध नहीं करना है, ऐसे आपको समझा देंगे हम कि किस प्रकार से बर्नौली की प्रमेय के आधार पर वो आधारित हैं और दैनिक जीवन में उनका उपयोग हमारे लिए है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ एग्जाम्पल हैं और एक बहिस्राव वेग करके छोटा सा टॉपिक है, वो एक दिन में सब खत्म हो जाएगा। तो अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। इसके न्यूमेरिकल आप लगा लीजिएगा और इकट्ठा कर लीजिएगा, फिर हमको बताइएगा जैसा होगा। ठीक है।